चंद पुरस्कार खेल जो है निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए जो है दिया जाता है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए था, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ये पुरस्कार क्यों और कब दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने न केवल अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है, बल्कि अपनी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद भी जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है काम करना जारी रखा। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये खेल रत्न पुरस्कार भी होता है, जो पिछले 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी के द्वारा किए गए सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में आप लोग को मालूम होगा, पिछले 2 दिनों से जो है इससे जुड़े प्रश्न आपके आ ही रहे हैं। तो ये पुरस्कार जो है हर साल 29 अगस्त को जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे है यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हॉकी के जो महान खिलाड़ी रहे आपके मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर जो है इन्हें कहा जाता है। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे कि किस नृत्य शैली में जो है पुरुष महिला का रूप जो है धारण करके यानी कि महिलाओं की तरह तैयार होकर जो है नृत्य करते हैं और पुरानी कथाओं का जो है प्रदर्शन करते हैं। 4 ऑप्शन जो है इसी प्रकार से दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है संभवतः आपका यहाँ पर कथक कली का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। कथक कली की जब हम लोग बात करते हैं तो कथक कली जो है केरल का ही जो है एक आपका क्लासिकल डांस है, जिसमें पुरुष कलाकार जो है अपनी जो वेशभूषा है मेकअप के साथ जो है स्त्री पात्रों जैसे मोहिनी सहित विभिन्न देवताओं और राक्षसों की जो है भूमिका निभाते हैं और पुरानी कथाओं जैसे रामायण महाभारत का अभिनव जो है करते हैं। इसके अलावा मोहिनी अट्टम जो कि आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, जो कि केवल महिलाओं के द्वारा जो है किया जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कथक जो है वो आपका उत्तर भारत का जो है नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं, लेकिन कथकली जितना विस्तृत रूप धारण जो है नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ओवरऑल जो है कथकली ही था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है सोलेन का जो है आपका एंटोनिम यानी कि अपोजिट जो वर्ड है वो आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो सोलेन का जो आपका यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड था यहाँ पर चिड़फुल था। तो इसका राइट आंसर जो है चिड़फुल जो है हो जाएगा। सोलेन का मतलब होता है उदास या चुप रहने वाला व्यक्ति, और चिड़फुल का मतलब होता है खुश मिजाज या उत्साह से बड़ा। इसके अलावा अदर एंटोनिम की बात करेंगे तो जॉयफुल, फ्रेंडली एंड एग्रीएबल जो है इसका आपका एंटोनिम जो है हो सकता है। तो क्वेश्चन आपका ये भी था। एक क्वेश्चन था कि खेती वाले क्षेत्र में जो है अत्यधिक गर्मी अक्सर निम्नलिखित में से किस स्थिति को जो है जन्म देती है, जिसका मुख्य कारण मिट्टी की नमी का बढ़ता वाष्पीकरण है, यानी एक्सट्रीम हीट इज अ फार्मिंग एरियाज ऑफ्टन लीड टू विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन प्राइमरी ड्यू टू इंक्रीज्ड evaporation of a soil moisture। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था ड्राउट जो है इसका राइट आंसर था, यानी सूखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैथ में मिला है कि एक नियमित त्रिकोणीय पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी आधार भुजा जो है 6 मीटर और ऊंचाई जो है 8 मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका 24√3 मीटर क्यूब जो है इसका आपका राइट आंसर था। एरिया फाइंड करने के लिए जो है यानी आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो है आपका यहाँ पर जो है फॉर्मूला होता है √3/4a स्क्वायर। ठीक है, तो उसी में जो है a का मान 6 मीटर दिया गया था, उसमें पुट करना था और आयतन का जो है गणना करना था, जिसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया औद्योगिक नीति में जो है लाइसेंस का लाभ क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है 3 ऑप्शन हमें मिल गए थे। उन 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन था आपका स्थानीय विनिर्माण का जो है बढ़ावा देना, एक था विदेशी निवेश बढ़ाना और तीसरा था कि व्यवसायों को जो है आसानी से शुरू करने में मदद करना। तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थानीय विनिर्माण को जो है बढ़ावा देना इसका राइट आंसर था, जिसका अप्रत्यक्ष अर्थ है कि देश भर में संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना भी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था। इसके अलावा विदेशी निवेश बढ़ाना ये आपका जो है 1991 की औद्योगिक नीति का एक उद्देश्य था, और जिसने अधिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। मूल लाइसेंसिंग प्रणाली आमतौर पर विदेशी निवेश के लिए एक बाधा थी। और एक आपका ऑप्शन था व्यवसायों को आसानी से शुरू करने में मदद करना, जो कि लाइसेंसिंग प्रणाली जिसे अक्सर लाइसेंस राज कहा जाता है, नौकरशाही पैदा करने के लिए जानी जाती थी और व्यवसायों के लिए जो है आसानी से शुरू करना, विस्तार करना मुश्किल बनाती थी। 1991 की नीति ने जो है इसे समाप्त करने की भी कोशिश जो है किया। अगला क्वेश्चन था कि 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जो है अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक तौर पर जो है बताया गया कारण जो है आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो था इसका राइट आंसर था, यानी कि प्रशासनिक सुविधा इसका राइट आंसर था। 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें जो आधिकारिक कारण जो बताया गया था प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, और यह तर्क देते हुए विशाल बंगाल प्रांत लगभग जो है 78 मिलियन आबादी उस समय जो था एक केंद्र से कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना वहां पर मुश्किल हो रहा था, इसलिए पूर्वी और पश्चिम बंगाल में जो है विभाजन से जो है प्रशासन बेहतर होगा। हालांकि वास्तविक उद्देश्य जो है आपको ही मालूम है कि राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना, जिससे जो है लॉर्ड कर्जन ने वायसराय के रूप में जो है लागू किया था। तो 1905 में आपका यही लॉर्ड कर्जन ही जो है आपका यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, और उसी ने जो है आपका यहाँ पर लगाया था, सॉरी वायसराय था, और इसी ने जो है आपका यहाँ पर जो है बंगाल विभाजन को किया था, और कारण जो बताया था प्रशासनिक सुविधा का जो है बताया था। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा 1904 में जो है यूनिवर्सिटी जो आपका एक्ट है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही लाया गया था। अभी हाल ही के दिनों में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो अधिकारी कारण जो भी दिया गया हो, लेकिन वास्तविक कारण जो है राष्ट्रवाद को कमजोर करना, फूट डालो राज करो की नीति करना। इसके अलावा विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है आपको मालूम है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वहां पर आपका शुरू जो है हो गया था, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया गया था। तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि देवघर के दशावतार मंदिर की बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशी का मुख्य महत्व क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो था
वे मुख्य रूप से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों और कथाओं को जो है प्रदर्शित करते हैं। यही ऑप्शन जो है आपका दिया गया था। तो देवघर का जो 10 अवतार मंदिर है, जो कि आप यहाँ पर पिक के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे कि बाहरी दीवारों की नक्काशी का मुख्य महत्व है कि गुप्त काल की धार्मिक कथाओं, विशेषकर विष्णु के अवतारों और उस समय की उन्नत कलात्मक प्रतिभा को जो है दर्शाना है, जिसमें गजेंद्र मोक्ष, नारायण, शेष, साई, विष्णु और रामायण महाभारत के प्रसंगों को जो है सजीवता से उकेरा गया है, जो भारतीय मूर्तिकला वास्तुकला के विकास को दर्शाता है। और ये नक्काशी जो है गुप्त युग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक सहिष्णुता का जो है प्रतीक है, जिसमें दैनिक जीवन के दृश्य और प्रेम लीलाओं का भी जो है चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज अ की फ्यूचर ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी कि पिट्स इंडिया 1784 का जो आपका यहाँ पर आया था एक्ट, उसमें जो है की फ्यूचर क्या था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी था, यानी कि स्टेब्लिशिंग अ ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, उसका जो है आपके यहाँ पर उनमें से एक की फ्यूचर जो था आपका वही था। बाकी और भी जो की फ्यूचर थे, यानी कि अधिनियम के प्रावधान थे, उसको उसमें जो है राजनीतिक मामलों के लिए जो है नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। वाणिज्यिक मामलों के लिए जो है निदेशक मंडल की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा नियंत्रण बोर्ड जो है नागरिक और सैन्य मामलों की देखरेख करता था। इसमें 6 लोग शामिल थे। एक आपका बोर्ड अध्यक्ष था, जो कि राज सचिव था, एक आपका वित्त मंत्री, एक और जो है 4 प्रीवी पार्षद थे। इसके अलावा नियंत्रण की इस धुरी प्रणाली में जो है कंपनी का जो प्रतिनिधित्व है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाता था। और इस अधिनियम के तहत जो है सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को जो है भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति का खुलासा अपनी नियुक्ति के 2 महीने के भीतर जो है करना अनिवार्य था। इसके अलावा गवर्नर जनरल की परिषद में जो है सदस्यों की संख्या घटाकर 3 जो है कर दी गई। इस 3 में से एक जो है भारत में और ब्रिटिश क्राउन की सेना का कमांडर इन चीफ होगा। और मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन जो है हो गया। वास्तव में कलकत्ता भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों की राजधानी जो है बन गया। इसके अलावा ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो आपका आया था, ये आपका आया था जो रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था 1773 में, उसी के परिणाम स्वरूप जो है आया था, यानी कि उसमें जो खामियां थी उसी को पूरा करने के लिए जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है लाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है मैथ का मिला कि एक घड़ी को मेज पे रखा गया है, घड़ी को जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और मिनट की सुई मूल रूप से जो है 12 पर थी, तो घुमाने के बाद मिनट की सुई जो है किस अंक की ओर होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर जो था वो आपका 3 जो है आपका राइट आंसर था। 12 मूल स्थिति की बात करेंगे तो 12 का अंक सबसे ऊपर यानी 0 डिग्री होता है और क्रिया यानी पूरी घड़ी को जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर ऊपर का हिस्सा दाईं ओर जो है चला जाता है और मिनट की सुई जब 3 की समान स्थिति की दिशा में संकेत करेगी, तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका 3 था। इसके अलावा फाइंड इक्वल टू 20 दिया गया था, तो व्यू का जो है आपसे मान पूछा गया था, तो व्यू का भी मान जो है आपका यहाँ पर जो है कितना होगा, तो 20 ही होना चाहिए, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी शब्द में जो है अक्षर की संख्या गिना गया है उसे अगले अंक से गुना किया गया है, तो n इंटू n प्लस 1, तो फाइंड में जो है 4 अक्षर है तो उसके जो अगला अंक है 5 उससे जो है गुना किया गया है। तो व्यू में भी जो है आपका यहाँ पर 4 अक्षर ही है, उसके अगले अंक से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। तो हो सकता है 20 आपका ऑप्शन में हो, अगर 20 ऑप्शन में नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग आपका 24 जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक HDI 2024 में जो है किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा संदेह है कि 2024 का पूछा गया था कि 2025 का पूछा गया था, क्योंकि ऑप्शन जो आपके स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है उसमें एक आपका स्विट्जरलैंड का था, तो 2024 का ही में भी पूछा गया हो तो 2024 में जो है आपका HDI में जो प्रथम स्थान पे था वो आपका स्विट्जरलैंड ही था। हम लोग 2024 को भी देखेंगे और 2025 को भी जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो 2024 में जो है सबसे पहले जो है आपका टॉप पर जो है आपका यहाँ पर स्विट्जरलैंड ही था और इसने जो है 134वां स्थान जो है भारत, सॉरी इसमें जो है भारत का 134वां स्थान था, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे ताकि 24 का आपका यहाँ पर पुराना हो गया है। 25 की जब हम लोग बात करते हैं तो 6 मई 2025 को जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जो है जारी किया गया था। इसमें जो है टोटल 193 देशों का जो है सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत का रैंक की बात करेंगे तो हमारा देश जो भारत का रैंक था वो आपका 130वां था। स्कोर जरूर याद रखिएगा, 0.685 जो है भारत का स्कोर था और 0.685 अगर आपका स्कोर है तो भारत इसका मतलब है कि मध्यम मानव विकास वाले देश की श्रेणी में है, ठीक है। तो उसको 4 श्रेणी में भी बांटा जाता है, उसको आप लोग देख लेना है। बाकी इस सूचकांक में 2025 की रिपोर्ट में जो है टॉप पर जो देश था आपका आइसलैंड था, सेकंड पर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड था, ठीक है। थर्ड स्थान आपका किसी का नहीं आया था, फोर्थ पर आपका डेनमार्क था, तो इसको याद रखना है। और सबसे कम जो आपका नीचे से जो देश था वो आपका साउथ सूडान था 193 स्थान पे, 192 पे आपका सोमालिया था। भारत की स्थिति 130वां था रैंक था और 2022 में जो 134वां था जो कि 2024 में आपका जारी किया गया था। भारत के पड़ोसी देश में चीन 78 था, श्रीलंका 89 था, भूटान 125 था, बांग्लादेश 130 था और नेपाल 145 था और पाकिस्तान जो है 168 था। इसकी शुरुआत 2010 में जो है हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। और HDI की अवधारणा का जो विकास है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अर्थशास्त्र के नोबेल विकास विजेता भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जो है किया। अगला है कि ब्रिक्स का प्राथमिक उद्देश्य जो है आपसे पूछा गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक शासन में सुधार करना भी जो था, यानी कि टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस, इसका राइट आंसर था। तो ब्रिक्स का प्राथमिक उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक विकास सहयोग व्यापार को बढ़ावा देना है, साथ ही वैश्विक वित्तीय राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना ताकि विकासशील देशों की आवाज जो है मजबूत हो और पश्चिमी प्रभुत्व वाले
संस्थाओं जैसे IMF, विश्व बैंक को संतुलित किया जा सके, जिससे एक बहुध्रुवीय विश्व का जो है निर्माण हो सके। तो इस तरह का भी ऑप्शन जो है आपका दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। अगला है कि एक गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, एक शंकु के त्रिज्या के बराबर है। यदि दोनों का आयतन समान है तो शंकु का ऊंचाई जो है आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो एक तो आपका शंकु का त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और गोलार्ध का त्रिज्या भी जो है वो भी आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो शंकु का जो आयतन होता है, गोलार्ध का आयतन इक्वल टू शंकु का तो आयतन होता है इक्वल टू गोलार्ध का जो है आयतन होता है। तो सूत्र जो होता है आपका शंकु का आयतन का, वो आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोलार्ध का आयतन जो है वो आपका 2.3 पाई आर क्यू होता है। तो उसमें जो आप इसको मान को पुट कीजिएगा, दोनों को आपस में गणना कीजिएगा, तो वो मान जो निकल कर आएगा आपका 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो इसका 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि एक नियमित पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का आयतन जो है क्या है, इसका राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर 16 सेंटीमीटर क्यू था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका 16 सेंटीमीटर क्यू था। और इसका जो सूत्र होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट जो है आपका होता है। तो बेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट 8 सेंटीमीटर दिया गया था। तो वॉल्यूम जो है आपका यहाँ पर जब निकालिएगा तो 16 सेंटीमीटर क्यू जो है निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य की किरण जो है एक वृत्ताकार कांच पर पड़ती है तो वह कांच की सतह पर जो है 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा बनाती है। यदि यह जीवा कांच के केंद्र से जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो कांच की त्रिज्या जो है कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर जो है पूछा गया था। तो यहाँ पर जो मान आपका दिया गया था उन सभी मान को आपको रखना था। बाकी जो इसका राइट आंसर था आपका 8.5 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि एक वृत्त यानी सर्कल की त्रिज्या रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डाली जाती है जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से जो है बिंदु P की न्यूनतम दूरी जो है वह क्या होगा। तो बिंदु O से बिंदु P की दूरी जो है आपसे पूछा गया था। तो जो जानकारी आपके क्वेश्चन में दिया गया था वो आपका पहला तो रेडियस दिया गया था 6 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया गया था 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो प्रमेय था यानी कि थ्योरम जो कहता है वो आपका कहता है कि कोण OTP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस जो प्रमेय था उस पर जो है आपको मामला को जो पुट करना था, यानी कि जो आपके गिवन दिया गया था मान उसको जो पुट करना था, उस अकॉर्डिंग जो है केंद्र O से बिंदु P की जो दूरी निकल कर आती 10 सेंटीमीटर निकल कर आता। तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि 7 आदमी एक काम को यहाँ पर 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने जो है 5 दिन काम करेगा और जिसके बाद जो है 2 आदमी चले गए। बचे हुए काम को जो है कितना दिन में जो है पूरा करेगा। तो सबसे पहले जो है कुल काम जो है आपको यहाँ पर निकालना था। तो 7 आदमी है, 12 दिन में वो काम कर सकता है, तो कुल जो काम आपका निकल कर आएगा 84 जो है निकल कर आएगा। और 5 दिन का काम जो है वो आपका यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा बचा हुआ जो काम है आपका 49 दिन का है। तो बचे हुए आदमी जो है बचे हुए आदमी को निकालेंगे तो आपका 5 आदमी निकल कर आएगा। तो 5 आदमी का जो काम है 9.8 दिन में जो है वो आपका होगा। तो 9.8 दिन ही जो इसका राइट आंसर था। एक आपका था गाजर, मूली, आलू और पत्ता गोभी में से कौन सा अलग है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका पत्ता गोभी का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। क्यों था? क्योंकि गाजर जो है आपका रूट फल है, मूली जो है आपका रूट फल है, आलू जो है वो आपका भूमिगत तना होता है। पत्ता गोभी की बात करेंगे तो एक आपका यहाँ पर पत्ती होती है जो कि जमीन के ऊपर उगता है और खाने योग्य जो है भाग पत्तियां होती है। अगला है कि एक घड़ी को जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, यदि सुई 12 पर थी तो अब कहां पर होगा। तो राइट आंसर जो है 3 था। मे बी ये क्वेश्चन आपका हो ही चुका है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो है 8% से बढ़कर जो है R+4% हो जाता है। तो एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज जो 168 बढ़ जाता है। मूलधन जो है ज्ञात करना था। तो ब्याज में वृद्धि का कारण जो है दर में 4% की वृद्धि हुई है। कुल प्रतिशत की बात करेंगे तो 4% इंटू 6 आपका 24% निकल कर आएगा। प्रश्नों के अनुसार 24% की वृद्धि जो है 168 के बराबर है। तो 24% ऑफ प्रिंसिपल आपका 168 है, तो 1% ऑफ प्रिंसिपल जो है आपका 7 होगा और 100% ऑफ प्रिंसिपल जो है आपका यहाँ पर 700 होगा। तो इसका राइट आंसर जो है 700 यानी 700 जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है इस फॉर्मूला से भी जो है आप लोग निकाल सकते हैं, उसको भी याद रखना है। अगला है कि कोई धनराशि जो है 2 साल में 12,000 हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना था। तो मूलधन जो है आपका यहाँ पर 12,000 था और टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 18,000 माइनस 12,000 इक्वल टू जो है 6,000 निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर भी जो है आपका यहाँ पर जो है 6,000 नहीं, आपका इसका जो राइट आंसर था आपका 12,000 जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 12,000 वो शुरुआती राशि मूलधन है जो निवेश की गई थी, बढ़कर 18 हो गई है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि मूलधन क्या है। तो सीधी सी बात है कि शुरुआती राशि ही मूलधन होगा। तो 12,000 जो है 12,000। यदि प्रश्न रेट और टाइम पूछता है तो मैं ब्याज और मूलधन का उपयोग करना पड़ता है। तो 12,000 इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि एक निश्चित धनराशि पर जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपया है और उस अवधि के लिए जो है उसी पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2520 है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना था। तो 2 साल का साधारण ब्याज एसआई जो है 2400 रुपया था। तो 1 साल का जो है आपका 1200 रुपया निकल कर आएगा।
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जब हम निकालेंगे तो 120 रुपए का निकल कर आएगा, और ये 120 रुपए का अंतर जो है पहले ब्याज के 1200 पर मिलने वाला ब्याज है, तो रेट जो दर होगा वो आपके यहाँ पर 10% निकल कर आएगा, तो 10% ही जो है इसका राइट आंसर था। अगला है कि किसी बल्लेबाज की 3 पारियों का औसत जो है स्कोर 90 है, यदि पहली पारी में उसने जो है 20 रन, दूसरी पारी में जो है 50 रन बनाए, तो तीसरी पारी का स्कोर जो है कितना होगा? तो कुल स्कोर जो है 3 पारियों का औसत 90 है, तो कुल स्कोर जो है आपका यहाँ पर 270 रन होगा। पहली 2 पारियों का योग जो है 20 प्लस 70 आपका 70 होगा, 20 प्लस 50 इक्वल टू 70 होगा, और तीसरी पारी का स्कोर जो है 270 में माइनस 70 करेंगे तो 200 रन होगा, तो इसका राइट आंसर जो है 200 था। अगला है कि स्प्रेडशीट फॉर्मूला में जैसे सम इक्वल टू A1 अनुपात A15 A1 अनुपात A5 है, तो A1 और A5 जो है क्या दर्शाता है पूछा गया था, तो सेल रेंज दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर जो है सेल रेंज था। अगला है कि किसी मृत व्यक्ति की याद में उनकी कब्र या स्मारक पर लिखे गए शब्द को जो है क्या कहा जाता है, यानी कि वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम ऑफ मोनुमेंट इन ए मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड, इसका राइट आंसर जो है एपिताह जो है इसका राइट आंसर था, यानी समाधि लेख। अगला है पिकासो ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भारत शाह पिकासो की जब हम बात करते हैं ये आपका कहा जाता है M.F. हुसैन का। तो ये प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी जो है पूछा गया था, तो M.F. हुसैन को जो है भारत का पिकासो कहा जाता है, क्योंकि जो है 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध भारतीय समकालीन चित्रकारों में से जो है ये एक थे, जिन्होंने भारत कला को जो है एक नई पहचान जो है दिलाई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सही ढंग से उससे संबंधित खेल से जो है मैच खाता है। इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें आपको यहाँ पर चेस, कबड्डी और रेसलिंग का दिया गया था, जिसमें चेस, रेड और नॉकआउट हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिले थे, हालांकि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था कि कौन कौन सा आपका खेल दिया गया था, कौन सा वर्ड दिया गया था। तो इसमें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर था रेड जो है कबड्डी से संबंधित है, जो कि बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर था। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है आप लोग देख लीजिएगा। एक है कि एक सामान्य कार्बन परमाणु कार्बन 12 में जो है न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया था, तो कार्बन 12 में अगर पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर जो है 6 हो जाएगा। मे भी एक प्रश्न हमें मिला था कार्बन 14 का भी मिला था, तो कार्बन 14 में अगर आपका पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा कार्बन 12 था या कार्बन 6 था। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, जिसका अर्थ है कि इसमें 6 प्रोटॉन होता है। तो कार्बन 12 जिसका मतलब हुआ कि द्रव्यमान संख्या 12 है, 6 प्रोटॉन होगा, उसमें 6 न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है, तो इसका राइट आंसर 6 जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कार्बन 13 में पूछता तो 7 होता है, कार्बन 14 में पूछता तो 8 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है LGBTQ समुदाय से संबंधित कानूनों में जो है प्रमुख बदलाव पर आधारित सही कथन जो है आपका चुनना था। 4-5 कथन यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें से एक था कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं की लिंग पहचान चुनने की अनुमति दी, और उन्होंने जो है यह भेदभाव सुरक्षा प्रदान की। इस तरह का कोई क्वेश्चन था, आपका राइट आंसर था। तो ये जो आपका यहाँ पर जो आपका LGBTQ आपका जो अधिनियम था, एक्ट था 2009-2019, वो जो आपका मुख्य बिंदु इस एक्ट का वो है कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को जो है आंशिक रूप से असंवैधानिक करार दिया, जिससे वयस्कों के बीच जो है सहमति से बने समलैंगिक संबंध जो है अपराध की श्रेणी से बाहर हो गया, लेकिन यह विवाह समानता नहीं था। इसके अलावा जो है ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार का जो है संरक्षण किया गया, यानी कि यह अधिनियम जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी लिंग पहचान स्वयं तय करने का अधिकार जो है देता है। रोजगार, शिक्षा तथा सार्वजनिक स्थानों पर जो है भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के गठन का भी जो है प्रावधान करता है। इसके अलावा 2019 का अधिनियम जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पेंशन के लिए जो है आय सीमा बढ़ाने, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो है कल्याणकारी योजनाओं का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में पूर्ण समावेश के लिए जो है अधिक कानूनी सुधारों की आवश्यकता है। इसके अलावा LGBTQ प्लस जो है अधिकारों के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन विवाह समानता को अभी तक जो है कानूनी मान्यता नहीं मिली है, हालांकि इस पर कानूनी लड़ाई जो है जारी है। अगला क्वेश्चन था आपका ये जो भारत का चुनाव आयोग थे उससे संबंधित जो एक्ट आपका आया था 2023 में, उससे संबंधित था, जो जिसमें से 3 कथन हमें मिले थे कि CEC और EC जो है 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो जो है पद धारण करता है। एक था कि CEC और EC जो है दूसरे कार्यकाल के जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। एक था कि CEC और EC का वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। तो ये तीन कथन में भी दिया गया था, जिसमें से सही विकल्प चुनना था। तो राइट आंसर जो है 1 और 3 था, क्योंकि जो आपके दूसरा जो कथन था वो आपका बिल्कुल गलत था। वो जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष का ही होता है, और CEC को जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही जो हटाया जाएगा, जबकि EC और CEC की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो हटाया जा सकता है। अगला है कि भारत का कौन सा जो प्रमुख बंदरगाह है वित्त वर्ष 2023-24 में जो है सर्वाधिक कार्गो प्रबंधन के साथ जो है शीर्ष पर रहा, जिससे सर्वाधिक आर्थिक परिणाम जो है प्राप्त हुआ। अगर 23-24 पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर जो है पारादीप हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर अगर पूछा गया होगा 2025-26 तो इसका राइट आंसर जो है मुंद्रा पोर्ट या मुंद्रा बंदरगाह जो है इसका राइट आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया गया था। कार्बन 14 के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है 8 था, पहले भी हमने आपको बता चुका है। न्यूट्रॉन का जो है आप फॉर्मूला याद रखिएगा, मास नंबर में से जब हम लोग एटॉमिक नंबर को हटाएंगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या आपका दिया गया था 14 और एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है, तो उसमें से घटाएंगे तो 8 जो है निकल कर जो है आएगा। तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछे गए थे, और भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे जो कि हमें नहीं मिल पाए।